नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में हम हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे, जहां एक और भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया में खास पहचान है, वहीं ग्लोबल उठापटक के बीच कई चुनौतियां भी हैं। आखिर मौजूदा दौर के ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं और आगे की राह कैसी दिख रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नीरज खन्ना, वाइस चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स EPCH, नावेद रहमान, प्रेसिडेंट मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और साथ ही मौजूद हैं JP सिंह, चेयरमैन यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी मुरादाबाद चैप्टर। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। बातचीत की शुरुआत नीरज जी आपसे करेंगे। नीरज जी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट रहा है जिसकी पैंडेमिक के समय अच्छी डिमांड रही। फिलहाल प्रमुख एक्सपोर्ट बाजारों में अनिश्चितता है, साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। आपका आकलन क्या बताता है? कोविड के बाद बिजनेस जो है इतना हाई स्केल पे बढ़ा कि हम लोगों की कैपेसिटीज ओवर बुक्ड हो गई थी। आज हम लोगों ने कैपेसिटीज अपनी इंडस्ट्री को इतना बढ़ा लिया है, अपनी कैपेसिटीज को इतना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा कर लिया है उसी दौरान, जिससे आज हमें अगर बिजनेस हमारी फैक्ट्री में होता हुआ दिखता भी है तो ऐसा लगता है कि बिजनेस की क्वांटिटीज, बिजनेस का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। आज अगर बात करें तो ओवरऑल ये रिसेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म तक या सालों साल चलेगा। हम लोगों का ऐसा अनुमान है कि अभी अमेरिका के अंदर एक इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर को अमेरिकन्स या पूरा वर्ल्ड जो है ये मानता है कि बहुत स्लो ईयर होता है, क्योंकि इकनॉमी सब इलेक्शन की तरफ लग जाती है, और हिंदुस्तान के अंदर भी जो है इलेक्शन का अभी मोड चल रहा है। तो अक्टूबर के बाद से या नवंबर के बाद से जैसे इलेक्शन अमेरिका का ख़त्म होता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है वो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नीरज जी, FY23 में कुल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स करीब 30,000 करोड़ रुपए का रहा था। FY24 के बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, अभी जो मार्च फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज डाउन हुआ है, इसमें करीब 2% का बिजनेस ओवरऑल ग्राफ गिरा है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, 2% के आसपास का ग्राफ नीचे आया है, और इसको अभी हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम इस 2% को इस साल में कैसे कवर करें। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और मुझे लगता है कि इस साल ये 2% का जो गिरावट आई है इसको हम कवर करेंगे। और जैसे कि EPCH ने अपना एक स्लोगन निकाल रखा है कि 10 गुना 2030 तक, 3 गुना 2030 तक, तो हम 3 गुना की तरफ काम कर रहे हैं अब जो है। और 2030 क्योंकि आने में अभी बहुत टाइम है, और मुझे लगता है कि 2025 से हमारा बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। नावेद साहब, इस समय माहौल तो नो डाउट चैलेंजिंग है, पर कोई ट्रेंड जो आप उद्यमियों से शेयर करना चाहेंगे? हालात जो हैं वो ओवरऑल तो खैर अच्छे नहीं है। जैसे चारों तरफ जंग का माहौल है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, यूक्रेन हो, जो भी है। और इससे डिस्टर्बेंस तो काफ़ी हुआ है, टूरिज्म पे भी काफ़ी जो है वो इफेक्ट आया है। लेकिन मार्केट में जो है वो अभी इंडिया का अपना एक अलग ही मुकाम है। इंडिया जो प्रोडक्ट बनाता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट ही है। तो जहाँ तक मैंने अभी ये महसूस किया और अभी काफ़ी शोज में देखा, यूटेंसिल आइटम्स की तरफ जो है वो हमारे ग्राहकों का रुझान ज़्यादा है इस टाइम, जो आइटम इस्तेमाल हो सकें। डेकोर से ज़्यादा यूटेंसिल, जैसे स्मॉल फर्नीचर हो, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने अभी ये ट्रेंड एज ए ट्रेंड नोटिस किया कि यूटेंसिल की डिमांड ज़्यादा है। नावेद साहब, यानी यूटेंसिल्स की अच्छी डिमांड देखी जा रही है होम डेकोर की तुलना में। वहीं आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पहलू पर क्या कहेंगे? डोमेस्टिक पे देखिए फर्क तो है, लेकिन अब इंडिया ने काफ़ी कुछ बनाना शुरू कर दिया। अब LED भी इंडिया में बनने लगी आसानी के साथ। तो इंपोर्ट जो है वो कमी है,
अब थोड़ा सारा इंडिया, मेड इन इंडिया का दौर ज़्यादा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। नीरज जी, फॉरेन बायर्स अल्टरनेट बाजारों से प्रोडक्ट्स सोर्स करने पर फोकस कर रहे थे। ऐसे में इंडस्ट्री आखिर कितनी तैयार है? हैंडीक्राफ्ट के 2 ऑलरेडी शो, बहुत बड़े शो एशिया के लगा रहे हैं, जो बहुत बहुचर्चित शो हैं, जिसको दुनिया में अपने नाम से, दिल्ली फेयर के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ अभी एक इफ्जा शो हम लोगों ने शुरू करा है, जो ज्वेलरी का शो है। उसके साथ साथ हमने अभी एक खिलौना शो शुरू करा है, जो प्रधानमंत्री जी की मुख से ही ये आवाज़ निकल के आई थी कि हमें खिलौने जो है इंडिया के अंदर बनाने चाहिए और बेचने चाहिए। तो उसमें उस खिलौना शो के साथ साथ हम लोगों ने एक होटल और हॉस्पिटलिटी शो को भी शुरू करा है, टेक्सटाइल का शो हम लोगों ने शुरू करा है। तो जो है हिंदुस्तान जो है अपना अगर है अलग अलग चीज़ों को बनाने में और एक्सपोर्ट करने में। सिंह साहब, ऐसा देखा जाता है कि हैंडीक्राफ्ट स्पेस में नई तरह की ऑफरिंग्स, न्यू स्टाइल्स, न्यू डिजाइन्स पर काफी जोर रहता है। इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व कर रही है, कैसे इनोवेट कर रही है? ऐसे ही हमारी जो इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट्स की हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। आप अगर पिछले 10 साल भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दैट देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल चेंज इन आवर वे ऑफ वर्किंग। आप देख सकते हैं कि हम लोग ओल्ड क्राफ्ट को अब न्यू डिज़ाइंस में लेके आ रहे हैं। आजकल हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर कोलैबोरेटिंग विद द डिज़ाइनर्स, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक आप फेयर में आएंगे तो देखेंगे कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स ही उनके स्टैंड्स को भी में भी कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जिससे कि वो मॉडर्न जो फॉरेन मार्केट्स के ट्रेंड्स हैं उनको लोकल क्राफ्ट को में ट्रांसलेट करके उनको प्रेजेंट कर सकें। हम लोग कलर ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट्स को भी फॉलो कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके ऊपर बहुत रेगुलरली काम करता है और ट्रेंड्स पेविलियन लगाता है हर फेयर में, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट आर द कलर ट्रेंड्स विच आर गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट सीजन्स। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू होता है और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी एस्थेटिक्स एंड फंक्शनल नीड्स को पूरा करता है। अब जैसे डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें भी अब हमारे लिए बहुत हमारी इंडस्ट्री ने यूज़ करना शुरू कर दी हैं कि विद द डिजिटल टूल्स आजकल हम कैड्स डेवलप करना शुरू कर दिया है। कोई भी जो अप्रूवल स्टेज जो है मोस्टली थ्रू कैड्स होती है, सो दैट जो भी बायर की चॉइसेस है उसको हम क्लियरली डेसिफर करके उसका प्रोडक्ट डेवलप करें, ताकि जो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। सो दिस से हम आगे 2 सीज़न कर रहे थे, 3 सीज़न, आजकल जैसे मैं ज्वेलरी में काम करता हूँ, हम लोग 5 सीजन्स कर रहे हैं एक ही साल के अंदर। सो ऑल दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड आवर इंडस्ट्री टू एवोल्यूट। सिंह साहब, आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के पोटेंशियल को कैसे देख रहे हैं, और इसको लेकर क्या आपका कोई सुझाव भी होगा? देखो, ODOP का जो पोटेंशियल है लोकल इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने में लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इससे क्या हुआ है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट्स थे अब उनको एक्सक्लूसिवली हाईलाइट किया जा रहा है और ये गवर्नमेंट का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर आई कैन सी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करने में, इस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज्ड सो मच ऑफ द फाइनेंसेस। ये तो एक बहुत जो है अहम चीज़ रही है कि जिससे कि इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत हेल्प मिल रही है। हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, नई नई मशीन्स लाने के लिए अब हमें जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसमें सब्सिडी भी अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहां आपने सजेशंस की बात की वो है जहां मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर जो ब्रांडिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रांड्स के लिए ट्रेडमार्क्स में रजिस्टर करना एंड इसके और उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर करना और उसके ब्रांड ऑडिट्स करना, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए आई वुड लाइक कि गवर्नमेंट शुड हैव इंक्लूडेड इन देयर ODOP प्रोग्राम, सो दैट इसके लिए कि ब्रांड्स को रजिस्टर करना और ब्रांड्स को डेवलप करना, उसकी लिए ऑडिट्स करना, इसके लिए हमें एक सब्सिडी या एक कोई इसके लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मार्केट असिस्टेंस स्कीम्स हैं ODOP के, आप फेयर्स के लिए जो सब्सिडी दे रहे हैं दे आर लिमिटेड टू 2 फेयर्स इन अ ईयर, उसको बढ़ाना चाहिए
उससे टू इंक्लूड इट सो दैट, क्योंकि अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें न्यू एंड इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ ट्रेंड करना है। तो नेचुरल है हमें और भी कई तरह के फेयर्स को टेस्ट करना है। एवरीथिंग इफ वी ट्राई टू टेस्ट ऑन आवर ओन, तो उसमें हो सकता है हम लोग इतना सारे एडवेंचरस ना हो पाए। उसके लिए अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है एंड इट शुड बी एडिक्वेट सपोर्ट, कि हमें जो है क्वालिटी कंट्रोल्स को इम्प्रूव करना है, और क्वालिटी कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें टेस्टिंग फैसिलिटीज की ज़रूरत है। इस समय ये जो सारा स्पेस है दैट इज बीन ऑक्युपाइड बाय द मल्टीनेशनल्स। सिंह साहब, नए दौर के हुनर की ट्रेनिंग, साथ ही जीआई टैग पर आपकी क्या राय होगी? ट्रेनिंग इन द टेक्निकल एंड डिजिटल स्किल्स जो हमारे आर्टिसंस के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो न्यू मशीनरीज आ रही हैं वो या तो इंपोर्ट हो रही हैं, अगर इंपोर्ट हो रही है तो उनको टर्न की बेसिस पे लगाया जाए, उनको सपोर्ट करने के लिए। बाद में अब बहुत लोगों ने मशीन्स लगा ली, लेकिन उसके बाद टेक्निकल मैन पावर नहीं मिल रहा। तो इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, जो मशीनरीज, या तो कंपनियों के लिए देयर शुड बी सम बाइंडिंग्स ऑन दोज कंपनीज टू प्रोवाइड अ रेगुलर सर्विस सपोर्ट। जीआई टैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जो कि इंडिजिनस किसी भी जगह के ओरिजिन के ऊपर जो आइटम्स हैं उनके लिए जीआई टैग्स की रिक्वायरमेंट है। नाविद साहब, आप मानते हैं अगर की एक्सपोर्ट मार्केट्स पर दबाव है तो फिर नए बाजारों के साथ नई कैटेगरीज पर भी काम करना होगा, आपकी राय? अभी तो ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज पर भी है। इसके अलावा भी मार्केट बहुत बड़ी है अगर हम उस पर फोकस करें। जो कंट्रीज जो काफ़ी छुपे में हैं, हाईलाइटेड है, लेकिन उनके अंदर अच्छी माल खरीदने की पावर है, जो खरीदते हैं। और उसके लिए फिर अगेन, जैसे मैंने आपको अभी अपने पिछले पॉइंट में भी बताया कि यूटेंसिल आइटम्स अगर हम लें, ऐसे आइटम्स जो कि इस्तेमाल किए जा सकें, मल्टीपल उनके इस्तेमाल हो, यूज़ हो, खाली डेकोर ना हो, बल्कि उसे किसी न किसी तरह से जो है यूज़ किया जा सके। चाहे वो कैटरिंग को लेकर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, या होम फर्निशिंग के अंदर, घर के अंदर का चुटपुट का थोड़ा सामान हो, जैसे कि स्मॉल फर्नीचर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम और डेवलप करें, तो जिसका कोई इस्तेमाल हो, फौरन इस्तेमाल, रेडी टू गो, रेडी टू यूज़, इस तरह की अगर कोई चीज़ें हम अगर आगे बढ़ाएं, तो वो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में और ज़्यादा फायदेमंद होगी। नीरज जी, नए मौकों को टैप करने के लिए किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद कर रही है इंडस्ट्री? बेसिकली गवर्नमेंट की जो मंशा है वो ये है कि हम लोग सेल्फ मेड बिजनेसमैन बने और गवर्नमेंट के इंटेंसिव्स पे कम से कम डिपेंड रहें। और इस चीज़ को जितने एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी या एमएसएमई के लोग हैं वो सब लोग समझ चुके हैं कि हमें आने वाले टाइम में अपने आप स्टैंड करना होगा। गवर्नमेंट से सपोर्ट उसके बावजूद भी हम लोगों को चाहिए होगा, वो डिफरेंट तरीके का सपोर्ट हमें चाहिए गवर्नमेंट से। ऐसे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए जहाँ पर हमारे जो यूथ आ रहा है उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, चाहे वो गरीब तबके का एक आर्टिजन का बेटा हो, वो भी अगर एक्सपोर्टर बनना चाहे तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए और उसको रियायत दर पे वहाँ टेक्नोलॉजी की लर्निंग, डिज़ाइन की लर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग की लर्निंग, इस तरह का एक इंस्टीट्यूट हर जीआई टैग के अंदर, हर ओडीओपी के अंदर होना चाहिए। जो आज की तारीख में इसका बहुत शॉर्टेज है। हम लोग कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं या हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट को जो लोन फैसिलिटीज़ है उस पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत रियायत दर पे करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप उसको बिल्कुल ज़ीरो रेटेड करो, लिमिटेड 1 या 2% पे हम लोगों को जो है कर्ज मिल जाना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे बैकबोन्स हैं सारे, ये इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नाविद साहब, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कैसे कदम बढ़ाया जा रहा है? प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने, साथ ही वेस्टेजेस को कम करने पर कैसे काम हो रहा है? देखिए, जैसा कि अभी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी अब डे बाय डे टर्न कर रही है, चेंज हो रही है, और अब वो पुरानी वाली बात नहीं है जो हम आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। अब वी आर इन वेरी डिफरेंट फॉर्म नाउ। तो अब जैसे कि अभी बताया था, सिंह साहब ने भी आपको बताया, पहले भी डिस्कस हुआ
कि अब कैट डिज़ाइंस का जैसे दौर है, नई टेक्नोलॉजी है। अब हमें अगर कोई मोल्ड भी बनाना है तो हम 3D मोल्ड बना सकते हैं आसानी के साथ। डिज़ाइंस नए से नए क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कोई भी फॉर्म हम कंप्यूटर से डालें और निकाल लें। पहले उसमें हफ्तों हमारे लगते थे बनाने में डिज़ाइन को, अब वो डिज़ाइन भी आसान हो गए। और आजकल जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज बहुत जल्दी होता है, तो प्रोडक्टिविटी, न्यू क्रिएटिविटी, जो नया डिज़ाइन, नया पैटर्न अगर कुछ होगा तभी हम जो है उसको बेच पाएंगे। इसलिए वी नीड टू बी वेरी एक्टिव कि जितना हम फास्ट रहेंगे और लुक फॉरवर्ड रहेंगे उतना ही हम जो है अपना माल अच्छे से बेच सकते हैं। सिंह साहब, ई कॉमर्स स्पेस में काफी हलचल है और एमएसएमईज के लिए कई संभावनाएं। इससे कारोबार के बदलते डायनामिक्स को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? ई कॉमर्स ने तो एमएसएमई के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पहल है। हर एक बल्क बिजनेस का भी एक ई कॉमर्स वर्टिकल होना चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली द मार्केट फीड्स। दूसरा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने की कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। मुरादाबाद के अंदर बनने वाला कॉपर का मग आप एक बनाने वाला व्यक्ति आज दुनिया भर में बेच सकता है विदाउट एनी जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात क्या है कि क्योंकि हर कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए वी डेफिनेटली नीड डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, जो कि बहुत आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, सो दैट द थिंग्स कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। देखो, जो चीज़ अगर अमेरिकन मार्केट में बिकनी चाहिए, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो हमें यहाँ पे पता हो। उसके लिए डेफिनेटली हमें ऐसी एजेंसीज भी चाहिए और इसमें एजुकेशन भी चाहिए एंड डेफिनेटली सर्टिफिकेशन भी चाहिए, जो कि हमारे प्रोसेसेस को ऑडिट कर सके और सर्टिफाई कर सके कि हमारे प्रोडक्ट्स उन मार्केट्स के लिए कंप्लाइंट हैं और दे डू नॉट पोज देम एनी हेल्थ रिस्क टू देम। नीरज जी, ग्रोथ के सफर में डिजाइनिंग का खास रोल है। इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कैसे काम हो रहा है? देखिए, डिजाइनिंग हमारी इंडस्ट्री का सबसे अहम मुद्दा है और इंडस्ट्री को ग्रो करने में क्या डिजाइनिंग ही रोल प्ले करता है। अगर प्रोडक्ट बायर को रोज नया चाहिए, एवरी डे हमारे ट्रेड के अंदर वी नीड टू फीड बायर एवरी डे विद न्यू डिजाइंस। बायर को अगर हम नए डिजाइन नहीं दिखाते हैं, कोट करते हैं, तो वो कहता है कि सब हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है। हमने निफ्ट के जो डीन्स हैं उन लोगों को अपने साथ में अटैच करा है और अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर, चाहे वो मुरादाबाद हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, भदोही हो, जोधपुर हो, सहारनपुर, फिरोजाबाद, आगरा, इन सभी क्लस्टर्स के अंदर हम एक डिज़ाइंस की मीट और इंटरेक्शन करा रहे हैं, जिससे वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं और डिज़ाइनर्स एक्सपोर्टर्स को ये बता सके कि डिज़ाइन की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने एक डिज़ाइन टैलेंट लैब भी खोला है, जिसमें हम लोग डिज़ाइनर्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड उस ऐप के अंदर लेके आएंगे और हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स बंधु हैं उनको उस ऐप से हम कनेक्ट करेंगे। EPCH का फंक्शन ये होगा कि डिज़ाइनर्स को और एक्सपोर्टर्स को दोनों को जो है इंटरेक्ट करा दे और अच्छा डिज़ाइनर कौन है और डिज़ाइनर को अच्छा एक्सपोर्टर चाहिए जो डिज़ाइन की समझ रखता हो, वो दोनों पार्टीज़ वहाँ मौजूद होंगी और अंडरस्टैंड करेंगी, आगे बिजनेस करेंगी, अपना अच्छा डिज़ाइन निकलेगा, अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। आई थिंक डिज़ाइन इज़ द बिगेस्ट गेम चेंजर नाउडेज। फिलहाल हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नाविद साहब, फाइनेंसिंग के मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे? ये कारोबार की लाइफलाइन है। देखिए, ऑफ कोर्स लो इंटरेस्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, जितना कम इंटरेस्ट होगा उतना ही एक्सपोर्टर के ऊपर जो है वो बर्डन कम आएगा। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले भी अभी आपने डिस्कस भी किया था ODOP के लिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा
पॉलिसीज को चेंज होने की ज़रूरत है। जैसे ओडीओपी के अंदर इंटरेस्ट काफ़ी है, अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक के अंदर जो पैकिंग क्रेडिट है उसका इंटरेस्ट कम है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि फिर एक्सपोर्टर किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा, किस चीज़ को प्रीफर करेगा। फिर वो ओडीओपी से न लेकर बैंक की पीसी लेगा, बैंक का पैकिंग क्रेडिट लेगा जो उसके लिए बेहतर है। तो मैं समझता हूँ जैसे पहले भी था, अच्छा था कि इंटरेस्ट जो था कम था और उसके ऊपर जो है सब्सिडी मिल जाया करती थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाया करता था। तो ये बैकबोन है, अगर फंड मिलेगा, अच्छे रेटों पर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो एक्सपोर्ट तो ग्रो होनी है 100%। सिंह साहब, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स की ओर से क्रेडिट लाइन के पहलू को आप कैसे एनालाइज करते हैं? गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है अबाउट दैट पेइंग द एमएसएमईज इन 45 डेज, ये डेफिनेटली एक अच्छी पहल है, बट एट द सेम टाइम जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर क्या है कि बायर्स जो है वो 90 डेज का डीए एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी अब बाइंग एजेंसीज हैं, सब लोग दे इम्प्रेस अपॉन अस कि दैट वो हम जो है हम 90 डेज का क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करें। उसके लिए वो हमसे एक मैन्युफैक्चरर के साथ साथ हमसे एक्सपेक्ट करें, हम एक फाइनेंसर का रोल भी करें। देयर शुड बी सम रेगुलेशंस ऑन इट सो दैट सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आज के टाइम में जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर एबल टू फाइंड देम, सो दे आर एबल टू गेट बिजनेस। उससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं या जो फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके पास इतने फंड्स नहीं हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम द लॉन्ग क्रेडिट लाइन, जिसकी वजह से उनको बिजनेस नहीं मिलता है। इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनने के लिए गवर्नमेंट के कुछ नियम आने चाहिए कि सो दैट इससे ज्यादा की जो क्रेडिट लाइंस जो है अलाउएबल ना हो। नीरज जी, लास्ट वर्ड आपसे। दरअसल ईपीसीएच ने 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है। मौजूदा माहौल को देखते हुए क्या इसे रिविजिट करने की जरूरत है या ये हासिल करना संभव है? गोल को अचीव करने के लिए लक्ष्य तो रखना बहुत जरूरी है और अभी 2030 तक का हमने लक्ष्य दिया है। हमारे पास 5 साल का टाइम है। 5 साल के अंदर अंदर मैं ये मानता हूँ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चेंज होगी और जैसे कि नई गवर्नमेंट भी हमारी अब जून जुलाई में फॉर्म होती है, हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था पर लेके आए। जब तीसरे पायदान पे हम लोग पहुंचेंगे तो अर्थव्यवस्था तो एक्सपोर्ट का उसमें बहुत बड़ा रोल है और एक्सपोर्ट डेफिनेटली 2030 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। नीरज खन्ना जी, नावेद रहमान जी और जेपी सिंह साहब, आप सभी का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।